सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। धामों की शीतकाल यात्रा 8 दिसंबर को सीएम धामी ऊखीमठ ओंकारेश्वर मंदिर में पूजा कर शुरुआत करेंगे। 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष चुनाव प्रभारियों के साथ करेंगे बैठक। निकाय चुनाव की तैयारियों का लेंगे जायजा। 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारियां जोरों पर। एथलेटिक्स मैदान पर बना डामर ट्रैक, आज से लगेंगे 5 खेलों के कैंप। सार्वजनिक उपक्रमों के 40,000 कर्मचारियों को बोनस व महंगाई भत्ते की सौगात। महंगाई भत्ते में 3% की गई बढ़ोतरी, आदेश जारी। कांग्रेसियों ने डॉक्टर धन सिंह रावत के आवास पर किया घेराव। बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर किया प्रदर्शन। कांग्रेसियों ने सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। और ड्रग्स डिपार्टमेंट और एंटी नारकोटिक्स की छापेमारी। ग्रीन हर्बल फूड फैक्ट्री पर छापेमारी। फैक्ट्री में बिना ड्रग्स लाइसेंस के बन रही थी दवाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। देहरादून से अहम खबर है, जहां भाजपा राष्ट्रीय संगठन महामंत्री पहुंचे हैं उत्तराखंड। भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचे हैं राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष। 2 दिवसीय उत्तराखंड प्रवास पर हैं बीएल संतोष। जिला सह नगर निगम प्रभारी के साथ बैठक करेंगे। इस दौरान नगर पंचायत की चुनावी रणनीति पर अहम चर्चा होगी। भाजपा के पर्यवेक्षकों को जीत का मंत्र भी उनके द्वारा दिया जाएगा। देर शाम टोली बैठक में प्रतिभाग भी करेंगे बीएल संतोष। तो बीएल संतोष का उत्तराखंड का ये अहम दौरा, आपको बता दें देहरादून पहुंचे हैं बीएल संतोष। भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचकर संगठन महामंत्री लोगों से रूबरू हुए हैं। जिला सहनगर निगम के प्रभारी के साथ बैठक करेंगे। नगर पंचायत की चुनावी रणनीति पर भी चर्चा होगी। तो जिला सहनगर निगम प्रभारी के साथ बीएल संतोष संगठन महामंत्री बैठक करेंगे। नगर पंचायत की चुनावी रणनीति पर होगी चर्चा। भाजपा के पर्यवेक्षकों को देंगे जीत का मंत्र। देर शाम टोली बैठक में भी करेंगे प्रतिभाग। तो देहरादून से अहम खबर, भाजपा राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष पहुंचे हैं उत्तराखंड। भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष। यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। 2 दिवसीय उत्तराखंड प्रवास पर हैं बीएल संतोष। जिला सह नगर निगम प्रभारी के साथ करेंगे बैठक। अब रुक करेंगे अगली अहम रिपोर्ट का। उत्तराखंड में होने वाले आगामी चुनाव से पहले मुख्य विपक्षी दल यानी कि कांग्रेस ने सरकार की टेंशन अपने विरोध प्रदर्शन से बढ़ा दी है। कांग्रेसियों ने पहले बढ़ती बेरोजगारी के विरोध में सचिवालय का घेराव किया। इसके बाद अब सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने विधायक प्रीतम सिंह के नेतृत्व में राज्य के स्वास्थ्य एवं शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के आवास का घेराव किया है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। विधायक प्रीतम सिंह के नेतृत्व में हुए इस घेराव में जमकर बवाल देखने को मिला है। कांग्रेसियों का आरोप है कि मंत्री चुनाव में व्यस्त हैं, सरकार ध्यान नहीं दे रही है। जनहित से जुड़े मुद्दों पर सरकार नहीं ध्यान दे रही है। प्रदेश की शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था की प्रतिदिन स्थिति खराब होती जा रही है, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं जा रहा है। वहीं सत्ता पक्ष का आरोप है कि आने वाले चुनाव में सियासी लाभ लेने और मीडिया की सुर्खियां बटोरने के लिए कांग्रेस इस तरह के प्रदर्शन कर रही है, जबकि धरातल पर सरकार की व्यवस्थाएं चाक चौबंद है। ये रिपोर्ट देखिए। पहाड़ प्रदेश उत्तराखंड में कांग्रेस ने ठंड के मौसम में सियासी पारे को गरमा दिया है। कांग्रेसियों ने पहले नशा नहीं रोजगार दो के तहत सचिवालय का कूच किया। इसके बाद अब राज्य की बदहाल स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेसियों का आरोप है कि सरकार का ध्यान सिर्फ चुनाव जीतने और जिताने पर है, जबकि जनहित से जुड़े मुद्दों पर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। इससे नाराज होकर विधायक प्रीतम सिंह के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने राज्य के स्वास्थ्य एवं शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के आवास का घेराव किया। वहीं भाजपा का तर्क है कि मीडिया की सुर्खियां बटोरने के लिए कांग्रेसी प्रदर्शन कर रहे हैं।
कोई सरोकार नहीं है। कई बार मंत्री से मिलने का प्रयास किया गया, की गई, लेकिन मंत्री के पास समय नहीं है। हालत यह है, मंत्री मस्त है, विभाग चौपट है। ये स्थिति प्रदेश के अंदर है। और अगर मंत्री को विधायक से मिलने का समय नहीं है तो फिर किससे मिलोगे वे मंत्री जी आप? तो ये मंत्री की हालत है, स्थिति है। सर से पांव तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है, इसके खिलाफ संघर्ष है। और मैंने कल कहा था कि मैं एक सांकेतिक धरने पर मंत्री के आवास पर बैठूंगा। अब संघर्ष की ये पहली शुरुआत है। नहीं, देखिए, चिंतित नहीं है और विपक्ष का अपना काम है, उनकी ड्यूटी है कि अगर मुद्दों को नहीं उठाएंगे तो लोग उनको भूल जाएंगे। इसी क्रम में जबकि हमारे स्वास्थ्य मंत्री तो इतने सरल स्वभाव के हैं, जनता से भी मिलना है, लोगों से भी मिलना है और आम चिंता भी करते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे हम उत्तराखंड की सुचारू करें। बाकी राजनीति करनी है तो राजनीति विपक्ष का काम तो है ही है। आपने देखा नहीं, सदन में बात नहीं करेंगे, राहुल गांधी वहाँ जाएंगे। अरे भाई, आप सत्र चल रहा है, सत्र में नेता विपक्ष है, वहाँ नहीं बात करेंगे। तो ये इसी तरह उत्तराखंड में सदन जब चल रहा होता है तो जब वॉकआउट करेंगे, सदन में जनता की आवाज़ को नहीं उठाएंगे, जबकि ये जनप्रतिनिधि हैं। लेकिन सड़कों पर लोगों को भ्रमित करने के लिए, लोगों को आह्वास करने के लिए ये नाटकबाजी करते हैं। ये उत्तराखंड क्रांति दल एक क्षेत्रीय दल है और उसको अपने समस्त उत्तराखंड में जो जन समस्याएं हैं उन पे वो रूबरू हैं, उनके लिए हमेशा वो आवाज़ उठाते रहते हैं। लेकिन विडम्बना है कि कांग्रेस और बीजेपी बारी बारी जब सरकार में आती है तो अपना काम करती नहीं, और जब जो सरकार में न रहकर बाहर विपक्ष में होती है वो एक नौटंकी के रूप में धरना प्रदर्शन करती है तथा उत्तराखंड क्रांति दल के मुद्दों को भी छीनने की कोशिश करती है और अपना वोट बटोरने की कोशिश में काम करती है। पर धरातल में इन दोनों पार्टियों की मंशा कोई भी काम करने की नहीं है। इसके लिए एकमात्र क्षेत्रीय दल जो उत्तराखंड क्रांति दल है वो काम करती है और देखा गया है कि इनकी आवाज़ दबाने के लिए जो वर्तमान सरकार है और जो विपक्षी दल भी है बहुत इनकी आवाज़ दबाने की बहुत कोशिश करती है। आपको बता दें कि पहाड़ों में शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति चिंताजनक है। कई बार अधिकारियों और मंत्रियों के निरीक्षण में इसकी पोल खुल चुकी है। वहीं हाल ही में आई स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट में भी बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था की पुष्टि हो चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक ग्रामीण सीएचसी में 80% विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी है। पहाड़ों में 80,000 की आबादी पर एक सीएचसी होना चाहिए। इस लिहाज में देखें तो पहाड़ में 44 सीएचसी की कमी है। हालांकि सत्ता पक्ष का तर्क है कि भाजपा के शासन काल में स्थिति पहले से काफी बेहतर हुई है। बावजूद इसके विपक्ष को नकारात्मक राजनीति करनी है। सिंह जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। विधायक होने के साथ साथ वो कांग्रेस पार्टी के लंबे समय तक अध्यक्ष रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, कैबिनेट मंत्री रहे हैं। अगर उनके मिलने का टाइम तक अगर मंत्री नहीं दे रहा तो इससे अफसोसजनक बात क्या है। और चाहे स्वास्थ्य सुविधाएं हो, चारधाम यात्रा में सब कुछ दिखाई दे दिया। जब लोग मर रहे थे ऑक्सीजन की कमी से, कार्डियक अटैक से, उस समय मंत्री जी दूसरे प्रदेश में चुनाव प्रचार में व्यस्त थे। शिक्षा व्यवस्था चौपट है, स्कूलों में बच्चे हैं, टीचर नहीं हैं। प्राइवेट स्कूलों में बोलते हैं आपके शौचालय होने चाहिए, बाउंड्री होनी चाहिए, सीसी कैमरे होने चाहिए, लेकिन अपने सरकारी अस्पताल स्कूलों में कोई व्यवस्था उनकी नहीं है। और उनका अगर निर्देश होगा प्रीतम सिंह जी का तो एक बड़ा आंदोलन भी हम सरकार और उनके मंत्रियों के खिलाफ करेंगे। आपस में सरकार के मंत्रियों का भी कोई सामंजस्य नहीं है, आपने आने वाले समय में देखा ना मंत्रियों का अपने विभागीय अधिकारियों के संग कोई सामंजस्य है। तो ये पूरे प्रदेश का नुकसान हो रहा है। उसी चिंता को व्यक्त करने के लिए वजह लगती है। देखिए, ऐसा है, अंदर की गुटबाजी है। कांग्रेस पार्टी का प्रत्येक गुट जो है वो लाइमलाइट में आना चाहता है और अभी नगर निकाय के चुनाव हैं तो उनको लगता है कि हम इस तरीके के जो हैं हल्ला करेंगे तो हम पिक्चर में आएंगे या हमको टीआरपी मिलेगी, क्योंकि सारी टीआरपी हरीश दादा खा जाते हैं इनकी। अब उन तक की इनकी बराबरी होती नहीं, ना उनका ये कहना मानते हैं। उन्हीं पे इल्ज़ाम भी कई बार लगाते हुए हमें मिले हैं। तो इस प्रकार के लोग जो अपने लीडरशिप पे भरोसा नहीं करते हैं, जो अपने कार्यकर्ताओं पे भरोसा नहीं करते, अपने साथ के लोगों पे भरोसा नहीं करते हैं, उन पर जनता कैसे भरोसा करेगी। तो ये सिर्फ इनके जो हैं वो आडंबर हैं, ढोंग है। और लगातार आप अभी देखेगी और बौखलाहट के जो हैं इनके और नमूने मिलेंगे। और हम सब तो इनकी निंदा करते हैं क्योंकि ये कोई तरीका नहीं है किसी के साथ भी व्यवहार करने का। जनप्रतिनिधियों को तो व्यवहार कुशल होना चाहिए। कुल मिलाकर निकाय चुनाव से पहले विपक्ष ने एक के बाद एक तमाम जनहित से जुड़े मुद्दे को लेकर सरकार की घेराबंदी तेज कर सरकार की चिंता को बढ़ा दिया है।
हालांकि सत्ता पक्ष विपक्ष के आरोपों से इनकार करते हुए बेहतर स्वास्थ्य का दावा कर रहा है। हालांकि जमीन हकीकत सरकार के दावे से विपरीत है। इस बात का खुलासा स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट में भी हो चुका है। ऐसे में देखना होगा कि सरकार कब तक बदहाल स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था में सुधार करती है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कोटद्वार स्थित बाबा सिद्ध बलि का 3 दिवसीय धार्मिक वार्षिक अनुष्ठान आज से विधि विधान से के साथ शुरू हो गया। 3 दिनों तक चलने वाले इस अनुष्ठान में शामिल होने लाखों की संख्या में श्रद्धालु देश के कोने कोने से कोटद्वार पहुंचते हैं। बाबा सिद्ध बलि का 3 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान इस साल अपने 25वें वर्ष में पहुंच गया है और इन 25 वर्षों में मंदिर में हर साल लाखों श्रद्धालुओं के लिए उद्योगपति अनिल कंसल अपनी ओर से निःशुल्क भंडारे का आयोजन करवाते हैं। देखो 2002 में हमने ये शुरू किया था। उस समय हमने कहा था कि मका हनुमान जयंती मनाते हैं हम यहाँ। फिर हमने यहाँ पर जो है सिद्ध बलि बाबा का मेला शुरू किया था। उस समय कुछ भी नहीं था 2002 में। आज 25 साल में मंदिर ने जो है भव्य रूप ले लिया है और 3 दिन का जो मेला है ये, इसमें लाखों आदमी आते हैं और वे आदमी आते हैं जिनकी जो है कि जो भी मांगता है उसकी मन्नतें पूरी होती हैं। इसीलिए आदमी यहाँ पर मतलब श्रद्धालु लोग आते हैं ज्यादा। 3 दिन तक यज्ञ चलता है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। एसडीसी फाउंडेशन ने उत्तराखंड स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में उत्तराखंड के कई शहरी निकाय सबसे निचले और सबसे गंदे पायदान पर पहुंच गए हैं पाए गए हैं। फाउंडेशन की ओर से स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 का विश्लेषण करते हुए 34 पन्नों की रिपोर्ट प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस द्वारा जारी की गई है। फाउंडेशन के संस्थापक अनूप नौटियाल का कहना है कि रिपोर्ट एक और जहां राज्य में सफाई व्यवस्था में बढ़ती गई व्यापक लापरवाही को सामने लाती है, जो ये लापरवाहियां बरती गई हैं, वहीं दूसरी ओर मौजूदा स्थिति में बड़े सुधार लाने के लिए 10 सुझाव भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में यह रिपोर्ट बताती है कि सर्वेक्षण में देहरादून एकमात्र शहर है जो देश के 100 सबसे ज़्यादा साफ सुथरे शहरों में दर्ज हुआ है और शहर को 68वां स्थान मिला है, लेकिन बाकी 7 शहरों का प्रदर्शन और सबसे खराब है। इसमें रुद्रपुर को इस सूची में उत्तराखंड में सबसे पीछे 417वां स्थान प्राप्त हुआ है। सफाई का जो सालाना हर वर्ष हमारे देश में होता है, ये 2023 के परिणाम है। तो इसमें देश के 4416 शहरों ने प्रतिभाग किया। उसमें उत्तराखंड राज्य के 88 शहर या शहरी निकाय थे। तो उत्तराखंड के जो पूरा लचर प्रदर्शन रहा है स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में, उसको लेकर के ये पूरी डेटा बेस्ड रिपोर्ट है। और ये जो लचर प्रदर्शन की हम बात कर रहे हैं, निराशाजनक चिंतनीय प्रदर्शन की, ये हम नहीं कह रहे, ये आंकड़े कर रहे हैं। विशेष तौर पर उत्तराखंड राज्य के जो 1 लाख से कम आबादी वाले जो 80 शहर जो कि उत्तर भारत में जिन्होंने प्रतिभाग किया, उन 80 शहरों में से 80% यानी 64 शहर जो हैं, जब हम जैसे उदाहरण के तौर पर हम क्वार्टाइल की बात करते हैं, 4 हिस्सों की बात करते हैं, तो आखिरी चौथे सबसे गंदे हिस्से में रहे हैं। उत्तराखंड राज्य के जो कई ऐसे शहर हैं जो कि अलग अलग श्रेणियों में पूरे उत्तर भारत में आखिरी स्थान पर रहे हैं। तो उत्तराखंड की खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। उत्तराखंड प्रदेश में भाजपा पार्टी ने आगामी नगर निकाय चुनाव के लिए नगर पंचायत, नगर पालिका एवं नगर निगम प्रभारी को नियुक्त कर दिया। प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की तारीख अभी तक घोषित नहीं हुई है, लेकिन भाजपा सरकार निकाय चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। मंगलौर नगर पालिका में भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश महामंत्री अनीश गौड़ को नगर पालिका मंगलौर का प्रभारी नियुक्त किया गया। प्रभारी बनाए जाने के बाद मंगलौर में भाजपा कार्यकर्ता ने अनीश गौड़ का स्वागत किया है। स्वागत का कार्यक्रम में पहुंचे भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष जमीर हसन अंसारी ने कहा कि भाजपा पार्टी दिन रात जनता की सेवा में जुटी हुई है। नगर निकाय चुनाव की अभी तक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन पार्टी ने निकाय चुनाव का प्रभारी बनाकर निकाय की तैयारियों में जुट गई है। नगर पालिका चुनाव होगा जो प्रभारी बना के भेजा। मंगलौर विधानसभा की बात है, जैसा आपने कहा कि हाजी और खाजी,
पिछले आपने चुनाव में देखा होगा, उपचुनाव में, कि वो उस मिथक को यहाँ की जनता ने तोड़ने का काम किया। कुछ कमियां रही हैं, कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की है। जो कमियां रही हैं इस बार इनका चुनाव में वो कमियां नहीं रहेगी और हमारा भारतीय जनता पार्टी का एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता बड़ी मेहनत के साथ काम करता है और मैं अपने कार्यकर्ताओं के बलबूते पर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रात दिन तो 365 दिन, साल के 365 दिन 24 घंटे तैयार रहती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पब्लिक के बीच में रहती है। लेकिन क्योंकि अब निकाय चुनाव होने हैं, उसी के मद्देनजर पार्टी ने सबसे पहले अपनी निकायों में प्रभारी तय कर दिए हैं और हमारे भाई अनिश गौड़ जी जो प्रदेश में अल्पसंख्यक मोर्चे में महामंत्री भी हैं। अगली खबर देहरादून से है, जहां आज वन आरक्षी भर्ती में चयनित हुए छात्र के द्वारा एक प्रेस वार्ता की गई है। इस प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि प्रतीक्षा सूची में चयनित 162 वन आरक्षी को अभी तक कोई नियुक्ति नहीं दी गई है, जिसको लेकर चयनित छात्रों में आक्रोश है। वन आरक्षी प्रतीक सूची का अंतिम चयन परिणाम यूकेपीएससी द्वारा निकाला गया, परंतु अंतिम चयन परिणाम आने के पश्चात भी चयनित अभ्यर्थियों को 5 माह के बाद भी कोई नियुक्ति नहीं दी गई है। इस कारण सभी चयनित अभ्यर्थी परेशान और हताश हैं और वन मुख्यालय में धरना देने के लिए मजबूर हैं। उनकी मांग है कि वन आरक्षी प्रतीक सूची में चयनित अभ्यर्थी को तत्काल नियुक्ति दी जाए। सर देखो, ये वन आरक्षी परीक्षा 21 अक्टूबर 2022 को इसकी विज्ञप्ति निकली हुई थी और जो इसका लिखित परीक्षा हुई थी 9 अप्रैल 2023 को यूपीएससी के द्वारा कराई गई थी और इसका जो फाइनल रिजल्ट आया था 15 जनवरी 2024 को आया था और इसमें लोक सेवा आयोग द्वारा अवगत करा दिया गया था कि जो ये रिजल्ट निकालने फाइनल रिजल्ट, उसके साथ ही प्रतीक्षा सूची की शारीरिक दक्षता के लिए भी आपको हम निर्गत करा दे रहे हैं कि प्रतीक्षा सूची वालों का भी शारीरिक दक्षता होनी है करके। इसी सिलसिले पर हमारा 10 और 11 मार्च 2024 को प्रतीक्षा सूची वालों का शारीरिक दक्षता परीक्षा होती है और उसमें चयनित अभ्यर्थी का जो अभिलेख सत्यापन होता है वो 23 अप्रैल 2024 को लोक सेवा आयोग हरिद्वार में किया जाता है। अगली खबर विकासनगर से है, जहां शॉर्ट कट में पैसा कमाने के चक्कर में कुछ लोग, आपको बता दें, लोगों की जान से भी खिलवाड़ करते नजर आ रहे हैं, जिसका भंडाफोड़ ड्रग्स विभाग और नारकोटिक्स विभाग की संयुक्त टीम की छापेमार कार्रवाई के दौरान हुआ है। आपको बता दें कि पूर्व में भी ड्रग्स विभाग और नार्कोटिक्स की टीम नशे के खिलाफ अभियान चलाते हुए बड़े नशा तस्करों के साथ दवा बनाने वालों को गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेज चुकी है। एक ऐसी शिकायत कल देर शाम ड्रग्स विभाग, नारकोटिक्स और स्थानीय पुलिस ने संयुक्त टीम बनाकर विकासनगर के लांघा रोड स्थित औद्योगिक क्षेत्र की एक फैक्ट्री पर छापा मारा। ग्रीन हर्बल के नाम से संचालित की जा रही इस फैक्ट्री पर अचानक हुई छापेमारी कार्रवाई से वहां हड़कंप मच गया, जिसके चलते घंटों की पूछताछ और जांच पड़ताल के बाद मौके पर पहुंची टीम ने फैक्ट्री से भारी मात्रा में प्रतिबंधित नशीली दवाएं और सिरप बरामद किया। साथ ही मौके से दवा बनाने में प्रयुक्त होने वाले केमिकल और सॉल्ट भी बरामद किया। वो सहसपुर पुलिस द्वारा एक लांगा रोड स्थित एक फैक्ट्री जो कि हर्बल दवाइयाँ बनाने के काम के लिए लाइसेंस प्राप्त थी, लेकिन उनके द्वारा कुछ नशीली दवाइयाँ जो प्रतिबंधित दवाइयाँ हैं उनको बनाया जा रहा था। हमारी संयुक्त टीम द्वारा कल 1921 कैप्सूल्स व टैबलेट्स जो कि टर्माडोल और ब्यूप्रोनोफिन के हैं वो बरामद किया गया है। इसके अतिरिक्त कुछ सिरप्स की बोतलें, जिसमें 192 सिरप की बोतलें जो कि रैपर लगी थी, इसके अतिरिक्त 400 विदाउट रैपर की। अगली खबर देहरादून से है, जहां विकासनगर के सिनेमाघर में पहली जॉन सारी बावरी फीचर फिल्म दर्शकों के लिए प्रदर्शित की गई, जिसका लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। आपको बता दें कि यह पहला मौका है जब देहरादून जिले के जनजातीय क्षेत्र जौनसार बाबर की पृष्ठभूमि और बोली भाषा में बनी कोई फिल्म दर्शकों के सामने है। इस फिल्म में गाँव से हो रहे पलायन के दर्द और एकल परिवार की कहानी के साथ यहाँ की लोक संस्कृति के साथ ही जजोड़ा प्रथा का बड़े ही बेहतरीन ढंग से फिल्मांकन किया गया है। जौनसार बाबर की लोक परंपराओं को उजागर करती इस फिल्म के प्रदर्शन के पहले दिन सिनेमाघर के सारे शो हाउसफुल रहे।